हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन वो रीजन है विच लाइज ऑन द फ्रंट ऑफ चेस्ट वॉल। एक्चुअली इसमें वो स्ट्रक्चर्स आती हैं जो हमारा अपर लिम्ब है, इस अपर लिम्ब को जो चेस्ट वॉल का एंटीरियर पोर्शन है और लेटरल पोर्शन है, इससे जो कनेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स, वो आपकी पेक्टोरल रीजन में आती है। ओके और इसमें जो मेजर कंटेंट है वो ब्रेस्ट है, जो पेक्टोरल रीजन का मेजर कंटेंट है, और बाकी वो मसल्स हैं जो इस अपर लिम्ब को एंटीरियर और लेटरल, मतलब एंटीरियर साइड ऑफ चेस्ट वॉल है, ये लेटरल साइड ऑफ चेस्ट वॉल है, इनसे कनेक्ट करती हैं, वो इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसको हम चैप्टर को पूरे किस तरीके से पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे मेमरी ग्लैंड्स, यानी ब्रेस्ट के बारे में, उसके बारे में डिटेल में, कहाँ स्ट्रक्चर है, वो कहाँ सिचुएटेड है, तो वो हम मेमरी ग्लैंड इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस लैंडमार्क। सरफेस लैंडमार्क वो लैंडमार्क्स होते हैं जो कि आप सरफेस से फील कर सकते हैं। जैसे ये आपकी जो क्लैविकल है, इस क्लैविकल को हम फील कर सकते हैं बाहर से, तो वो लैंडमार्क्स पेक्टोरल रीजन के कौन कौन से जिनको सरफेस से फील किया जा सकता है, हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ ओरिएंटेशंस। तो जब हम इस पेक्टोरल रीजन की और एंटीरियर चेस्ट वॉल की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें कुछ लाइंस हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मिड क्लैविकुलर लाइन है, यानी क्लैविकल के बीच से लाइन है, तो कोई स्ट्रक्चर है वो उसके मीडियल है या फिर उसके लेटरल है, तो इसलिए लाइन का इंपॉर्टेंस होता है। तो हम कुछ लाइंस पढ़ेंगे जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेशिया। फेशिया क्या है, जब हम स्किन को रिमूव करते हैं तो फेशिया स्ट्रक्चर आती है। अब उस फेशिया को हम इसमें पढ़ेंगे कि जो पेक्टोरल रीजन का फेशिया है उसमें वही हमेशा जैसे डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो इन सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया में क्या स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड हैं, वो हम इसके लिए इसमें पढ़ेंगे, सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया। देन हम ब्रेस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर इस पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स आती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मसल्स का जो मेजर नाम है, एटलीस्ट सबसे पहले हम वो याद रख लेते हैं। एक पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, पेक्टोरलिस माइनर मसल होती है, और सब क्लेवियस मसल होती है। ये तीन इसकी मेजर मसल्स हैं पेक्टोरल रीजन की। एक इसमें और सेरेटस एंटीरियर, हम सेरेटस एंटीरियर को भी इसके साथ कन्वीनियंट के लिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सेरेटस एंटीरियर जो मसल है वो स्पेशली क्या है, लेटरल चेस्ट वॉल के अंडर में आती है, वहाँ पर ही ये एक मसल है, बट इसके कन्वीनियंट के लिए हम इसको इसी के साथ ग्रुप करके हम इसको पढ़ते हैं। सरफेस लैंडमार्क्स। सो सरफेस लैंडमार्क के अंदर वो स्ट्रक्चर हैं जो कि आपकी दे कैन बी फील और दे कैन बी सीन फ्रॉम द सरफेस। ओके, जैसे कि क्लैविकल है। अब देखो इसमें क्या क्या सरफेस हैं, जो मतलब क्या क्या जो सरफेस लैंडमार्क में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो दिखाई दे सकती हैं और फील हो सकती हैं। या फिर उससे पहले हम एक बेसिक, ये मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें हमने बीच में लिया है स्टर्नम, फिर ली है रिब्स, ये है ह्यूमरस लेटरल साइड में, ऊपर है क्लैविकल बोन, और यहाँ है स्कैपुला बोन। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको सरफेस लैंडमार्क में आते हैं पेक्टोरल रीजन के। तो सबसे पहले तो है क्लैविकल। आप देख रहे हैं क्लैविकल बोन एक हॉरिजॉन्टल बोन है, और ये सबक्यूटेनियस बोन होती है, मतलब पूरी स्किन के अंदर जो है, स्किन के यहाँ पे ना, इसके मतलब आपको ऐसे सबक्यूटेनियस है जैसे स्किन के अंदर में है, तो पूरी लेंथ के अलॉन्ग ये फील करी जा सकती है। ओके, सो क्लैविकल बोन इज अ हॉरिजॉन्टल बोन एंड इट कैन इज अ सबक्यूटेनियस एंड इट कैन बी पैल्पेबल थ्रू आउट इट्स लेंथ, यानी पैल्पेबल मतलब आप उसे फील कर सकते हो छू के। ओके, इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ रूट ऑफ नेक एंड द फ्रंट ऑफ चेस्ट। तो रूट ऑफ नेक, ये हमारी नेक है, ये नेक की रूट है। नेक की रूट और फ्रंट ऑफ चेस्ट के बीच में क्लैविकल बोन है, ये उनको अलग कर रही है, नेक को और चेस्ट को। ओके, फिर क्या है, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ये क्या है, मीडियली, ये मीडियल साइड होगी, ये लेटरल साइड होगी। तो मीडियली क्या है, ये स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और यहाँ पे ये बनाती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। सो इट आर्टिकुलेट्स विद द स्टर्नम मीडियली एंड मेक्स द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टर्नम के साथ ये अटैच हो रही है। ये जो जॉइंट है, ये आपका जो जॉइंट है ये वाला, ये है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। लैटरल ये हमारी स्कैपुला बोन है, ये बोन है स्कैपुला बोन, ये वाली, इसे हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड। ये पतली बोन होती है, थिन बोन होती है, तो ये जो है स्कैपुला बोन है। इस स्कैपुला बोन के जो लेटरल साइड है यहाँ पे, इसमें कोराकॉइड प्रोसेस होता है और एक्रोमियन प्रोसेस होता है। तो कोराकॉइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस बोथ आर द पार्ट ऑफ स्कैपुला बोन। अब ये जो क्लैविकल है, ये लेटरल साइड में एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच होती है, और यहाँ पे ये जॉइंट है इसका, इट आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन लैटरली एंड मेक विद जॉइंट
क्लैविकुलो एक्रोमियन, इसका नाम जो जॉइंट का नाम होता है एक्रोमियो क्लैविकुलर, ना कि क्लैविकुलो। एक्रोमियो क्लैविकुलर, दोनों ही में क्लैविकल बाद में है और स्टर्नो एंड एक्रोमियन पहले है। तो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट बनाती है ये मीडियली और एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाती है ये लैटरली। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट किसके साथ बनाती है? स्कैपुला। ये वाली जो बोन है ये स्कैपुला बोन होती है, शोल्डर ब्लेड। फाइन। अब ये जो है हमारा एक तो क्लैविकल इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जिसको आप आराम से यहाँ पे फील कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आता है ये सुप्रास्टर्नल नॉच। ये वाली जो आप आराम से यहाँ पे फील कर सकते हो, ये एक गड्ढा सा है, एक नोच सी है, तो ये है आपकी सुप्रास्टर्नल नॉच और इसी को हम बोलते हैं जुगुलर नॉच। सो जुगुलर नॉच एंड सुप्रास्टर्नल नॉच इज द सेकेंड लैंडमार्क, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिस पेक्टोरल रीजन। अब अगर आप देखोगे ये कहाँ पर है, ये जो मैनुब्रियम स्टर्नाई है, ये इस मैनुब्रियम स्टर्नाई के सुपीरियर बॉर्डर पे, ये ऊपर होगा ना, अपर बॉर्डर बोल दो इसको या सुपीरियर बॉर्डर, जहाँ पे ये सुप्रास्टर्नल नॉच है और दोनों साइड क्या है आपके क्लैविकल है। ये भी इधर भी क्लैविकल होगी एक, तो दोनों क्लैविकल के बीच में और मैनुब्रियम स्टर्नाई के ऊपर। फाइन। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? इट इज सिचुएटेड एट द अपर बॉर्डर ऑफ और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मैनुब्रियम स्टर्नाई एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मीडियल एंड्स ऑफ क्लैविकल। तो सुप्रास्टर्नल नॉच भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है दिस रीजन का, और सुप्रास्टर्नल नॉच है यहाँ मैनुब्रियम है, मैनुब्रियम के साइड में क्लैविकल है। फिर लैंडमार्क आता है इंपॉर्टेंट स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल को हम एंगल ऑफ लुइस भी बोलते हैं। सो एंगल ऑफ लुइस और स्टर्नल एंगल इज अनदर अगेन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। इट फेल्स एज द ट्रांसवर्स रिज एंड इट इज 5 सेंटीमीटर बिलो द जुगुलर नॉच। तो जो ये जुगुलर नॉच है इससे हम 5 सेंटीमीटर नीचे लेंगे, तो अगर आप यहाँ टच करके फील करके देखोगे तो यहाँ पे इससे जस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे आपको ये स्टर्नल एंगल का पता चलेगा। ये स्टर्नल एंगल एज अ ट्रांसवर्स रिज फील होती है, थोड़ा सा ना उठा हुआ। ट्रांसवर्स रिज में ट्रांसवर्स है ये ऐसे और थोड़ी उठी हुई सी फील होती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मैनुब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जॉइंट के बारे में बताती है कि यहाँ पे इसका आप इस लैंडमार्क को कह सकते हो कि ये लैंडमार्क मैनुब्रियम और स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम दोनों ही स्टर्नम के पार्ट हैं, उन दोनों के बीच के जंक्शन को बताती है। और इस एंगल पर इस पर जो है इंपॉर्टेंट है सेकेंड रिब अटैच होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सेकेंड रिब इज अटैच्ड एट द स्टर्नल एंगल। और उससे आप क्या कर सकते हो? आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि आप जब रिब्स को काउंट करना चाहोगे तो आप सबसे पहले वही है कि आप इस स्टर्नल एंगल को देखते हो, फिर वहाँ से आप बोलोगे सेकेंड रिब है, उसी के नीचे से रिब्स को काउंट करते चले और थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। फाइन। तो ये रिब्स को काउंट करने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। सो स्टर्नल एंगल 5 सेंटीमीटर बिलो है जुगुलर नॉच के, सेकेंड रिब के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है? क्लैविकल हो गया, जुगुलर नॉच एंड स्टर्नल एंगल, और एंगल ऑफ लुइस इज द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, आर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। फोर्थ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इज निपल. Nipple is variable in position in the females, because females में थोड़ा depending on its size, so it can be a variable position. But in immature females and in males इसकी पोजीशन थोड़ी फिक्स होती है। कहाँ होती है ये होती है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो कहाँ है ये? अगर आप काउंट करोगे ना, इंटरकॉस्टल स्पेस मतलब वो स्पेस जो बिटवीन द 2 रिब्स है। तो ये आपकी फर्स्ट रिब है, सेकेंड रिब है, इसके बीच में जो स्पेस अगर हम काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट स्पेस हो गया। ठीक है। सो फर्स्ट रिब और सेकेंड रिब के बीच का जो स्पेस है वो फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है। 2 रिब्स के बीच के स्पेस को हम इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, थर्ड है, और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ऐसे ही हम काउंट करते हैं आगे। तो अगर आप देखोगे ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है। ओके। मिड क्लैविकुलर लाइन, क्लैविकल के जो बीच से अगर आप एक लाइन खींचते हो तो हम इसको बोलते हैं मिड क्लैविकुलर लाइन। इस मिड क्लैविकुलर लाइन से अगर आप देखो तो ये एक्चुअली जस्ट मीडियल होता है। अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ है, इसकी पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगी।
ठीक है, यानी जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये निप्पल होता है। और अगर आप मिड स्टर्नल लाइन से लोगे, यानी स्टर्नम के बीच से अगर आप एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है इस एरिया के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप बीच से जो लाइन खींचोगे उसे आप बोलोगे मिड स्टर्नल लाइन, यानी स्टर्नम के बीच से जो लाइन जा रही है वो है आपकी मिड स्टर्नल लाइन। जो क्लेविकल के बीच से लाइन जा रही है वो मिड क्लेविकुलर लाइन है, और ये दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, यानी हमने बनाई है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आप स्टर्नम से देखोगे मिड स्टर्नम से, तो ये 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर लैटरल टू मिड स्टर्नल लाइन। तो अगर हम निप्पल की बात करें तो नॉर्मली वेरिएबल है पोजीशन में फीमेल्स के अंदर में, बट मेल्स में और इमेच्योर फीमेल्स में वो कहाँ है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जस्ट मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ओके, या फिर अगर आप स्टर्नम मिड स्टर्नल लाइन से बोलोगे तो 10 सेंटीमीटर लैटरल टू मिड स्टर्नल लाइन, स्टर्नल लाइन। ठीक, तो निप्पल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, और बिकॉज ब्रेस्ट इसकी वैसे भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पेक्टोरल रीजन की, जिसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, इसको हम बोलते हैं डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल। ये कहाँ होता है, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, इट इज लैटरल, इट इज बिलो द लैटरल एंड मिडिल थर्ड ऑफ क्लेविकल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस क्लेविकल को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो, ये मीडियल 1/3 हो गया, मिडिल 1/3 हो गया, और ये लैटरल 1/3 हो गया। लैटरल साइड में लैटरल 1/3 होता है, मिडिल में मिडिल 1/3। तो मीडियल दिस मिडिल 1/3 और लैटरल 1/3, इसके नीचे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये एक तरह से ट्रायंगुलर टाइप का स्पेस बन गया, ऐसा बन गया लगभग। इसी को हम बोलते हैं इंफ्रा क्लेविकुलर। क्लेविकल के नीचे है इसलिए इंफ्रा हो गया, इंफ्रा माने नीचे, तो इंफ्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के नीचे है इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा। सो ये इट इज सिचुएटेड बिलो द क्लेविकल, बिलो विच पार्ट, बिलो मिडिल एंड लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल के नीचे है, जस्ट बिलो दैट। कितना बिलो है, 2 to 3 सेंटीमीटर, एवरेज किसी बुक में 2.3 सेंटीमीटर भी लिख दिया गया है। तो ये आपका, इसको हम डेल्टो पेक्टोरल भी कहते हैं, क्योंकि ये पेक्टोरल रीजन होता है और ये डेल्टोइड रीजन होता है। तो अगर देखें लगभग यहाँ बनता है ये ना, नीचे इसके जस्ट क्लेविकल के नीचे, तो ये डेल्टो पेक्टोरल के ट्रायंगल के नाम से भी देखा, डेल्टो पेक्टोरल। फाइन, तो डेल्टो पेक्टोरल ट्रायंगल या फिर इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, कहाँ है, इट इज जस्ट बिलो द लैटरल एंड मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। फाइन, और जो डेल्टॉइड जो मसल होती है उसका मिडिल पोर्शन भी जो है वो, उसके जो मीडियल फाइबर्स होते हैं वो इसको कवर भी कर लेते हैं कई उसमें केस में, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपका लैंडमार्क आता है कोराकोइड प्रोसेस का टिप और एक्रोमियन प्रोसेस। ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, ये दोनों ही स्कैपुला बोन के पार्ट हैं। स्कैपुला बोन, या जिसका नाम जो है आपकी, इसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं ना, शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड के पार्ट हैं कोराकोइड प्रोसेस एंड एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये आपकी स्कैपुला बोन है, ये कोराकोइड प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है। अब इसको कैसे यहाँ पे फील कैसे करते हैं, मतलब सरफेस लैंडमार्क के हिसाब से क्या होती है, तो आप जरा देखें, कोराकोइड प्रोसेस की जो टिप है वो 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो द क्लेविकल होती है। ओके, और इट फेल्ट ऑन डीप पैल्पेशन जस्ट लेटरल टू इंफ्राक्लेविकुलर फोसा। तो इंफ्राक्लेविकुलर फोसा आपका ये है, इसके जस्ट लेटरल आप इस कोराकोइड प्रोसेस की टिप को यहाँ पे फील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, ये जो है आपको नॉर्मल पैल्पेशन पे नहीं मिलता, थोड़ा डीप पैल्पेट करना पड़ता है, ऐसे डीप पैल्पेट करना पड़ता है, वहाँ मिल सकता है। और एक्रोमियन प्रोसेस जो है, अगर आप उसको फील करेंगे, जैसे यहाँ पे करीब जो है वो आपका दिस
कोराकोइड प्रोसेस मिलता है। जो एक्रोमिन प्रोसेस है वो शोल्डर का टिप बनाता है, शोल्डर का टिप बनाता है एक्चुअली यहाँ पे। ये एक फ्लैट टाइप की बोन है और पोस्टीरियरली स्कैपुला का जो लेटरल पार्ट है ये बनाता है इसको। तो आप टिप पे आपके एक्रोमिन प्रोसेस को और इस कोराकोइड प्रोसेस को आप सबक्यूटेनियसली फील कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ दिस पेक्टोरल रीजन। नाउ लाइन्स ऑफ ओरिएंटेशन। लाइन्स ऑफ ओरिएंटेशन में 5 लाइन्स हैं। मिड स्टर्नल लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया है, एंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। इन तीनों एक्सिलरी लाइन्स हैं और 2 लाइन अभी मिड स्टर्नल एंड मिड क्लेविकुलर हमने डिस्कस किया है। तो जो मिड स्टर्नल लाइन है दैट इज एन इमेजिनरी vertical line from the imaginary vertical line which is passed away in the middle of the sternum in the median plane. This is the median plane. Okay. उसके बाद आता है mid clavicular line. This is the line between the clavicle. Okay. So it is an imaginary vertical line passed through the middle of the clavicle. अब ये जो लाइन है ये जब नीचे जाती है लाइन तो जो कॉस्टल कार्टिलेज है मीन्स जो रिब्स हैं आपकी, बिकॉज इधर आपका एक क्लाविकुलर लाइन है, एक क्लाविकल है, ये क्लाविकुलर लाइन है, ये स्टर्नम है, जस्ट अ रफ डायग्राम। ओके, सो दिस इज अ मिड स्टर्नल लाइन, दिस इज अ मिड क्लाविकुलर लाइन। यहाँ से रिब्स आती हैं आपकी। तो ये जो लाइन है ये आपकी 9th जो कॉस्टल कार्टिलेज है उसकी टिप से भी पास करती है। जो 9th कॉस्टल कार्टिलेज है या 9th रिब का कार्टिलेज है उसके टिप से ये पास करती है। उसके बाद जब ये नीचे हम जब जा रही है लाइन तो इंग्विनल रीजन होता है। अब आप इंग्विनल रीजन में पढ़ेंगे तो ये जो इंग्विनल एरिया है इसको अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरीके से मिड इंग्विनल पॉइंट से जाती है। चलिए थाइज है, ठीक है। थाइस में जो ये रीजन होता है थाइस का और एब्डोमेन का, ये इंग्विनल रीजन होता है। थाइस और एब्डोमेन का जो कनेक्शन है वो इंग्विनल रीजन है। वहाँ पे मिड इंग्विनल पॉइंट से जाती है। मिड इंग्विनल पॉइंट हम उसमें पढ़ेंगे इंग्विनल रीजन में। अभी आप जस्ट एक आइडिया ले लीजिए कि ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ये आपकी टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज से जा रही है एंड मिड इंग्विनल पॉइंट से जा रही है, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सिलरी लाइन्स। जो एक्सिलरी लाइन है ये आपका एक्सिलर रीजन होता है। जो आर्म पिट है ये वाला, ये एक्सिलर रीजन कहते हैं, ये वाला आर्म पिट। अब इसमें क्या है, फोल्ड्स होते हैं। देखिए जैसे ना ये फोल्ड्स होते हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे पैल्पेट करके तो इसमें फोल्ड्स होते हैं। एक एंटीरियर फोल्ड होता है, इसको हम एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड कहते हैं। ऐसे ही पीछे पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से एक वर्टिकल लाइन आप इमेजिनरी खींचते हैं उसको हम कहते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ऐसे ही पोस्टीरियर से खींचते तो पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, और उन दोनों के बीच से अगर आप एक लाइन को खींचोगे तो जैसे ये कि बिल्कुल इस आर्म पिट के मिडिल से जाएगी, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं मिड स्टर्नल, मिड क्लेविकुलर एंड एक्सिलरी में एंटीरियर एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी, जो कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं दिस पेक्टोरल रीजन में उनके ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं। नाउ सुपरफिशियल फेशिया। जब आप स्किन को रिमूव करते हैं तो उसके नीचे आता है सुपरफिशियल फेशिया। फेशिया वर्ड जो है वो बॉन्ड, लैटिन का वर्ड है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है बांधना। तो एक्चुअली स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया है और उसमें काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं जिनको ये बांध के रखता है। और जो सुपरफिशियल फेशिया है इसका जो कंटेंट है मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट इसके अंदर होता है। जैसे आप स्किन हटाएंगे तो आपको एक येलो कलर का फैट दिखाई देगा, वो आपका सुपरफिशियल फेशिया का ही कंटेंट है। और ब्रेस्ट होती है इसमें। ब्रेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस पेक्टोरल रीजन। उसमें सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही ये ब्रेस्ट सिचुएटेड होती है। और जो ये सुपरफिशियल फेशिया है ये कई सारे फाइबरस सेप्टा देता है, मतलब सेप्टम टाइप के फाइबरस फॉर्म में, फाइबर्स जैसे सेप्टा प्रोवाइड करता है जो ब्रेस्ट को और उसकी स्किन को एक फर्मनेस प्रेजेंट करते हैं, मतलब उसको एक सपोर्ट दे के रखते हैं। सपोर्ट का काम है बेसिकली इन फाइबरस सेप्टा का। इसका एक सुपरफिशियल फेशिया का अदर कंटेंट जो है वो प्लेटिज्मा है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। क्यूटेनियस नर्व्स होती है और क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। तो जो इस एरिया की स्किन को जो सप्लाई करती है नर्व्स एंड वेसल, ब्लड वेसल्स, वो इस सुपरफिशियल फेशिया के अंदर ही सिचुएटेड होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो नर्व्स हैं सुपरफिशियल, जो इसकी क्यूटेनियस नर्व्स हैं जो सुपरफिशियल फेशिया में है वो कौन कौन सी नर्व्स हैं।
तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखो, इसमें इन्होंने जो नर्व दिखाई हुई है, सबसे पहले आती है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ये क्लेविकल के जस्ट ऊपर से निकल रही हैं, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है। और ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस का C3 C4 सेगमेंट है उसकी ब्रांच है ये। तो सुप्रा क्लेविकुलर माने क्लेविकल के ऊपर। सो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स आर ब्रांचेस ऑफ दिस इज सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांच है C3 C4। अब ये जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये सप्लाई करती हैं जो स्किन है, उस स्किन को सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली सुप्रा क्लेविकुलर क्लेविकल के ऊपर है, यहीं कहीं की स्किन को सप्लाई करेंगी। अब वो जो सप्लाई करती हैं वो अपर हाफ ऑफ डेल्टॉइड को, ये डेल्टॉइड है, ये नर्व्स यहाँ पर है, तो अपर हाफ ऑफ डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। ये जो डेल्टॉइड, ये मसल होती है डेल्टॉइड मसल, तो ये तो नीचे होगी डेल्टॉइड का पार्ट, ये अपर वाला जो पार्ट है उसको ही ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व उसको सप्लाई करती हैं। तो डेल्टॉइड के अपर हाफ को सप्लाई करती हैं क्लेविकल से लेके सेकंड रिब तक, क्योंकि ये क्लेविकल है, ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स है, तो ये क्लेविकल से लेके नीचे जब आप आओगे सेकंड रिब तक सप्लाई करती हैं स्किन को, क्योंकि ये क्यूटेनियस नर्व है। सेकंड रिब कहाँ पे होती है, जो हमारा ये तो एंगल ऑफ लुइस है, इसके नीचे टर्मिनल एंगल होता है, उससे अटैच होती है सेकंड रिब। तो क्लेविकल से लेके सेकंड रिब तक की जो स्किन है उसको सप्लाई करती हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स। ओके, तो ये आपकी जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये भी मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लैटरल होती है। जैसे आप देखो यहाँ 3 दिखा रखी हैं, जो मीडियल साइड में है ये मीडियल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये इंटरमीडिएट सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है, ये लैटरल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है। उसके बाद जो आती हैं वो एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व्स। देखो इसमें जो है एक एंटीरियर है और एक लैटरल है। ये देखोगे आप, ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स हैं, लैटरल साइड में लैटरल क्यूटेनियस नर्व है, ये लैटरल साइड में इधर की तरफ, तो ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व हो गई ऊपर यहाँ पे, ठीक है। लैटरल क्यूटेनियस नर्व एंड एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व, ये यहाँ पे मिडिल जो मिड स्टर्नल लाइन है उसकी इधर और इधर होती है। तो ये जो है ऑब्वियसली ये सर्वाइकल रीजन है, फिर थोरेसिक रीजन है, तो ये थोरेसिक से ओरिजिनेट होंगी। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, T2 से लेके T6 तक। स्पेशली जो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है वो T2 से लेके T6 तक होती है, से जनरेट होती है, और ये T3 से T6 तक। तो ओवरऑल मान लो कि जो ये दोनों ही इंटरकॉस्टल नर्व्स सेकंड टू सिक्स्थ इंटरकॉस्टल नर्व की ब्रांच है। क्या नाम है इनका, एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस है ये सप्लाई कहाँ करेंगी, ऑब्वियसली सेकंड रिब तक सप्लाई किया है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व ने, तो सेकंड से नीचे क्योंकि ये सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली सेकंड रिब से नीचे वाली स्किन को ये सप्लाई करेंगी पेक्टोरल रीजन के। ये पूरा पेक्टोरल रीजन है, तो वहाँ की सप्लाई स्किन को सेकंड रिब से नीचे नीचे ये सप्लाई कर रही हैं। उसके बाद आती है इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व ऑफ T2। इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व ये नर्व है, ठीक है। ये कहाँ से निकल रही है, T2 ब्रांच से निकल रही है। इसमें क्या है, दे सप्लाई द स्किन ऑफ फ्लोर ऑफ एक्जिला एंड अपर हाफ ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म। तो देखो ये जो है एक्जिला है, ये जो आर्म पिट एक्जिला होता है ऑब्वियसली, तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक्जिला पोर्शन है। अब एक्जिला पोर्शन के फ्लोर को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो एक्जिला है कि उसी के फ्लोर को सप्लाई करना उसकी स्किन को। फिर अपर हाफ ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म, आप देखोगे ये मीडियल साइड होती है, ये लेटरल साइड होती है। अच्छा हम बात करेंगे तो ये लेटरल है, ये मीडियल है। ऑब्वियसली यहाँ पर है तो मीडियल को सप्लाई कर सकता है, और ये अपर हाफ को, क्योंकि नीचे लोअर हाफ हो गए, अपर हाफ को सप्लाई करेगी। तो ये मीडियल साइड के अपर हाफ को सप्लाई कर रहे हैं इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व्स ऑफ T2। अब आप बात करेंगे कि भाई C3 C4 तो यहाँ तक है, उसके बाद आपका T2 to T6 हो गया, तो फिर जो C5 से लेके C8 तक होता है एक्चुअली, तो C5 से C8 और T1 वो कहाँ गया। होता क्या है एक्चुअली, डेवलपमेंट के टाइम पे इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाता है कि C5 से C8 एंड T1 ये हैंड को सप्लाई करने के लिए हो जाती है। मतलब क्यूटेनियस नर्व जो हैंड की है वो C5 से लेके C8 एंड T1 उनके थ्रू जो है वो आर्म सप्लाई होती है। तो पेक्टोरल रीजन में ये नहीं आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि C5 से C8 एंड T1 ये सप्लाई करती हैं आर्म को स्पेशली। फाइन, तो ये जो क्यूटेनियस नर्व है इस तरह से अरेंजमेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यूजुअली जो क्या होता है ना, क्यूटेनियस नर्व एक दूसरे को ओवरलैप करती है, मतलब एक एरिया को एक से ज़्यादा क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर सकती है। पर यहाँ पे क्या है, ओवरलैप बहुत कम होता है। जो C3 C4 एरिया है और यहाँ से T2 to T6 है, इनके बीच में ओवरलैप बहुत कम होता है। तो एक तरह से डिवाइडेड टाइप का है, बहुत ही कम ओवरलैपिंग यहाँ पे क्यूटेनियस नर्व्स की होती है। तो ये हमारी सुपरफिशियल फेशिया के अंदर जो क्यूटेनियस नर्व की सप्लाई है वो इन नर्व्स के थ्रू होती है।
अब जो पेक्टोरल रीजन की क्यूटेनियस नर्व की सप्लाई है उसको हमने जो पढ़ा है उसके लिए हम एक बार जो 3D डायग्राम्स होता है, ये नर्व्स कहाँ से आती कैसे हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस क्या चीज़ है और इंटरकॉस्टल नर्व्स क्या है, इनका जस्ट एक ब्रीफ डायग्राम हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे कि जो क्यूटेनियस नर्व की सप्लाई है ये सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं, हमने पढ़ा C3 C4 है। तो ये जो क्या है, ये बेसिकली क्या है, सर्वाइकल प्लेक्सस से ओरिजिनेट हो रही है। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो नेक रीजन में होता है और ये जो नेक रीजन में सप्लाई हो रही है, ये नेक रीजन में बन रहा है, ये सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से लेके C4 की स्पाइनल नर्व से बनता है। तो बेसिकली जो प्लेक्सस हैं वो सारे स्पाइनल नर्व से ही बनते हैं, जैसे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, ये सब स्पाइनल नर्व्स के पार्ट्स हैं। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो सर्वाइकल का मतलब नेक रीजन से बोला जाता है। सर्वाइकल जो है वो स्पाइनल नर्व C1 से C4 से बनता है और ये नेक रीजन में सिचुएटेड होता है। अगर आप इसमें देखेंगे कि सुप्रा क्लेविकुलर जो नर्व्स हैं, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स C3 C4 जो स्पाइनल नर्व की सर्वाइकल प्लेक्सस की जो C3 C4 जो सेगमेंट है उससे ये पेक्टोरल रीजन का जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। तो अब जैसे हम पढ़ते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, तो क्या कोई और प्लेक्सस भी है? हाँ, काफ़ी सारे प्लेक्सस हैं, बस से जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस रीजन में। ये एक्चुअली आप एक्जिला में पढ़ेंगे। तो जो ब्रैकियल प्लेक्सस है वो इस एक्सिलरी रीजन को सप्लाई करता है जो आर्मपिट का रीजन होता है। और ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है ये जो स्पाइनल नर्व है, सर्वाइकल जो प्लेक्सस है उसके C5 to T1 रूट से बनता है। ये C5 T1 रूट, अब यह देखोगे कि आप यहाँ से ओरिजिनेट होके ये बेसिकली आपके आर्मपिट रीजन में चला गया, तो वहाँ से ये होता है। और इस तरीके से आप ये सर्वाइकल जो ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है। इसका डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए और इसके बारे में डिटेल आपको आनी चाहिए। तो C5 से लेके ये जो T1 है उसी के सेगमेंट से ये ओरिजिनेट होता है स्पाइनल नर्व से। फिर हमने जो पढ़ा है कि इसमें एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 2nd to 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं जो इसको सप्लाई कर रही हैं हमारी पेक्टोरल रीजन के क्यूटेनियस नर्व्स को। उसमें क्या है, जो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं ये T1 से T11 जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनसे ओरिजिनेट होती हैं। तो ये देखोगे आपकी जो ये आपका थोरेसिक रीजन है उसमें ये स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं T1 से लेके T11 सेगमेंट में। तो इससे आपको इन डायग्राम से एक्चुअली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सर्वाइकल प्लेक्सस, इंटरकॉस्टल नर्व्स, ब्रैकियल प्लेक्सस ये कहाँ होते हैं। फिर इनके बारे में हम सर्वाइकल प्लेक्सस में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, पर ब्रैकियल प्लेक्सस है, इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्यूटेनियस वेसल्स जो पेक्टोरल रीजन के स्किन को सप्लाई करती हैं वो है क्यूटेनियस वेसल्स, ठीक है। तो वो सुपरफिशियल जो फेशिया है उसी में वो कंटेंट है उनका। तो जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ओके। एंड उसमें आपको मेनली दो याद रखनी है जो क्यूटेनियस नर्व्स को सप्लाई कर रही है। तो ये जो डायग्राम है ये वैसे तो हमने ब्रेस्ट की सप्लाई के लिए बना रखा है, बट इसको मतलब ओवरऑल याद रखने के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट की सप्लाई को हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में और भी कुछ डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो उसको सप्लाई करती है, बट स्किन को याद रखने के लिए आपको दो याद रखनी है। सबसे पहली है एक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और दूसरी है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, ठीक है। इंटरनल थोरेसिक क्योंकि थोरेक्स के रीजन में है तो इसलिए थोरेक्स है, ये याद रखो आप, थोरेक्स के रीजन में है। और ये इंटरनल है, ऐसे याद रखो, मीडियली है ना एक तरह से, एक तो इंटरनल के नाम से, बाकी अभी हम इसको बताते हैं एक डायग्राम के फॉर्म में कि ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कैसे कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये जो मीडियल साइड से ब्रांच आ रही है वो कौन सी है, दे आर परफोरेटिंग ब्रांचेज। एक्चुअली क्या होते हैं, डीप जो लैटरल जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो डीपर होती है, डीपर है, और वहाँ से परफोरेट ब्रांच करके सुपरफिशियली स्किन को सप्लाई कर रही है। तो दे आर बेसिकली परफोरेटिंग ब्रांच, परफोरेट मतलब किसी चीज़ को छेद करके बाहर आना टाइप से। तो परफोरेटिंग ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक रीजन में है तो थोरेसिक आर्टरी, सो परफोरेटिंग ब्रांचेज ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इसकी सप्लाई कर रही है। दूसरी क्योंकि लैटरल साइड में है, आप देख सकते हो लैटरल साइड में, ये लैटरल साइड होगी, मीडियल साइड होगी, तो लैटरल साइड में है इसलिए, और क्यूटेनियस को सप्लाई करिए तो क्यूटेनियस ब्रांच, सो लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस। एनाटॉमी में ध्यान रखो कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनको हम उनके पोजीशन से या कहाँ पर वो है उनसे हम उनको याद रख सकते हैं, तो उनको उसी तरीके से याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर है लैटरल साइड में तो लैटरल होगी, लैटरल स्किन को सप्लाई करे तो क्यूटेनियस, लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेज ऑफ, अब कहाँ की है, ये पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी की ब्रांच है। इंटरकॉस्टल के नाम से पता चला कि कहीं जो रिब्स हैं उन रिब्स के बीच में से आ रही है ये। अब क्योंकि पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर साइड से आ रही है, तो फिलहाल के लिए अभी आप ध्यान रखो कि पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल जो आर्टरी है उसकी ब्रांच है ये। तो इंटरनल थोरेसिक और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस है, इसकी लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस, ये आपकी जो क्यूटेनियस वेसल्स है उसको सप्लाई करती हैं।
अब जो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है, इसको हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि ये मेमोरी एरिया को सप्लाई कर रही है, ओके, ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। तो जो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है। और ये बेसिकली क्या है कि जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये आपकी ऑर्टा से रिलेटेड है, ऑर्टा की ब्रांचेस से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहाँ से आ रही है बेसिकली। ना पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी के लिए ये डायग्राम है, इसमें ये ब्रांच है बेसिकली सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी की एंड डिसेंडिंग आर्टा की। तो जो डिसेंडिंग आर्टा है उसकी ब्रांच है, और सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी भी देखा जाए तो ये कोस्टो सर्वाइकल की ब्रांच है, और वो इनडायरेक्टली आपकी सबक्लेवियन आर्टरी की ही ब्रांच है। तो ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, ऐसे आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में थोरेक्स में पढ़ेंगे, बट एक ओवरऑल की अचानक से कहाँ से आ गया, कौन सी आर्टरी है। तो ये आपकी जैसे ये आपकी जो आपकी आर्टरी है, आपकी इंटरकॉस्टल आर्टरी है, ये कहाँ से आ रही है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी, थोड़ा सा एक आइडिया एक डायग्राम के लिए। तो ये एक्चुअल डायग्राम्स हैं कि कहाँ से ये किस तरीके से ऑरिजिनेट होती है। वैसे आपको बेसिकली क्यूटेनियस वेसल्स और क्यूटेनियस नर्व्स का मेन आपको याद रखना है कि क्यूटेनियस जो वेसल्स हैं वो कौन कौन सी इसको सप्लाई कर रही हैं। अनदर कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन इज प्लेटिज्मा। तो प्लेटिज्मा जो वर्ड है वो लैटिन के ब्रॉड वर्ड से लिया गया, ब्रॉड मतलब चौड़ा होना, ठीक है। तो जो प्लेटिज्मा है वो एक ब्रॉड शीट ऑफ मसल फाइबर्स है, और ये थिन शीट ऑफ मसल फाइबर्स है। ये कहाँ सिचुएटेड होती है, एक्चुअली ऐसे यहाँ पे सिचुएटेड होती है। तो ये जो मसल है, ये जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल यहाँ पर होती है। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो फेशिया होता है उसी से ओरिजिनेट करती है ये, और ये उस फेशिया से, जैसे पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसके फेशिया से ओरिजिनेट किया, फिर जो उसके फाइबर्स हैं वो अपवर्ड जाते हैं और मीडियली जाते हैं, ऐसे मीडियली जाते हैं, ऐसे ऐसे। ये मसल एक्चुअली यहाँ पे आती है, ये मसल जो है वो प्लेटिज्मा है। तो द फाइबर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम दी फेशिया ऑफ दी पेक्टोरलिस मेजर, फिर फाइबर्स जाते हैं अपवर्ड एंड मीडियली, एंड जो ये क्या है, ये है एंगल ऑफ मैंडिबल, जिसे मैंडिबल, तो मैंडिबल में जाके अटैच हो जाती है, उसके बेस ऑफ मैंडिबल पे अटैच हो जाती है, और साइड की जो स्किन है वहाँ पे अटैच हो जाती है। तो प्लेटिज्मा जो है आपकी एक ब्रॉड शीट ऑफ मसल फाइबर्स है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम क्लेविकल टू द एंगल ऑफ जॉ, ओके। ये ओरिजिनेट हो रही है डी फेशिया कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर, इंसर्शन हो रहा है इसका बेस ऑफ मैंडिबल एंड नियर बाई स्किन में, ओके। ये बिकॉज अब देखो कि ये फेस तक आ गई है ऑब्वियसली, ऐसे है ना, तो इसका जो नर्व्स है वो कौन सी नर्व होगी, फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस से ही प्लेटिज्मा को सप्लाई मिलती है। When the angle of mouth is pulled down, जब ये जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ माउथ जब नीचे होगा, ऐसे पुल डाउन होगा, तो ये क्या करेगी, ये जो नेक की मसल्स हैं उन पर रिंकल्स आ जाएगा। तो ये क्या करेगी, इट कॉजेज रिंकल्स ऑफ नेक स्किन, नेक स्किन, जो नेक की स्किन है उसमें रिंकल्स आ जाएंगे। तो बेसिकली ये फेशियल एक्सप्रेशन में भी यूजफुल होती है जब हम ऐसे डाउन करते हैं। सो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये मसल। दूसरा ये क्या है, इस मसल के डीप में, इस मसल के जो अंदर डीप में वेन होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो ये मसल जो है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को भी प्रोटेक्ट करके रखती है, उस पर एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको बहुत ज़्यादा नहीं आने देती। तो ये प्रोटेक्ट करती है कौन सी वेन को, एक्सटर्नल जुगुलर वेन को। इससे एक्स्ट्रा जो प्रेशर है उससे। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है कि ये प्लेटिज्मा मसल है। अब एक ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओरिजिनेट हुआ है कि भाई ये रिंकल्स जो वर्ड है उसके लिए मैं एक अलग चीज़ बताना चाहूँगी कि हम जो क्लिनिकली बोटॉक्स यूज़ होता है क्या ना, बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं जो रिंकल्स होते हैं फेस पे उनको कम करने के लिए। तो वो बोटॉक्स बेसिकली क्या है और वो उसमें कैसे वो यूज़ हो पाता है। तो बोटॉक्स जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन, ये बेसिकली बोटुलिनम टॉक्सिन है और ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो नर्व्स पर काम करता है। ये न्यूरोटॉक्सिन है और ये एक बैक्टीरिया से निकलता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इस बैक्टीरिया से ये टॉक्सिन निकलता है, पर उसको हमने क्लिनिकली बना के उसको हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं फॉर सम डिजीज़ स्पेशली, जैसे ये कॉस्मेटिक यूज़ में रिंकल्स में काम आती है, बाकी बहुत सारे स्पेसिफिक डिजीज़ में काम आती है। कैसे काम आती है, ये एक्चुअली क्या करती है, एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ होता है
कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, उसको ब्लॉक कर देती है या कम अमाउंट में देते हैं तो उसको रिलीज कम होने देती है। कहाँ पे, अगर आपको याद होगा डायग्राम, तो ये हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है इस तरह का। आप फिजियोलॉजी की वीडियोस में इसको देख सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो यहाँ पर नर्व्स की एंडिंग है और यहाँ पे मसल की एंडिंग है। इनके बीच के कनेक्शन को हम बोलते हैं नर्व्स और मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक्चुअली काम ही ऐसे होता है कि यहाँ पर वेसाइकल्स होती हैं और उनसे एसिटाइलकोलिन निकलता है और यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन लग के और आगे की रिएक्शंस को कराता है। बट ये जो हमारा बोटुलिनम टॉक्सिन है इसके रिलीज को नहीं होने देता या कम होने देता है डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल डोज। जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है उसमें सिर्फ एक ही मसल्स में कुछ डोज में ये बोटुलिनम टॉक्सिन जो है डाला जाता है। क्लिनिकली इसको नाम है बोटॉक्स, जो कि क्लिनिकली अप्रूव्ड इंजेक्शंस होते हैं इसके। तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी को रोक रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए इसके बाद में वो नहीं होने देगा ऑब्वियसली। तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी यानी कि मसल क्या है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी, तो उससे कैसे रिंकल्स दूर हो। एक्चुअली क्या होता है, ये मान लो ऊपर स्किन है और नीचे मसल है, ठीक है, स्किन के नीचे मसल्स होती है। तो होता क्या है कि मसल्स के ऊपर स्किन ऐसे चढ़ी हुई है, लेकिन अगर मसल्स जो है एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो अब स्किन तो यहाँ है, मसल्स क्या हुआ, एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यानी छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। अब जगह तो उतनी है तो ये मसल्स के साथ साथ स्किन भी खींचेगी। अब स्किन जब खींचेगी तो होगा क्या, स्किन जो है रिंकल्स बना लेती है, ठीक है। ये रिंकल्स है नॉर्मली, जैसे बुढ़ापे में एज के साथ साथ रिंकल्स होते हैं, तो वो ये रीज़न होता है उसका। अब क्या करते हैं, एक्सेसिवली आपने क्या किया, इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहे हो आप, यानी कि इसको सेम सिचुएशन में ला रहे हो, यानी मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो स्किन है वो अच्छे से फैल जाएगी, यानी कि जो स्किन पर रिंकल्स दिखते हैं वो आपके कम दिखेंगे या फिर नहीं दिखेंगे। बट ये क्या है, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए तो ये इफेक्ट बोटॉक्स काम करते हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसा परमानेंट टाइप का इफेक्ट नहीं है, ये रिवर्सिबल इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बोटॉक्स है वो रिंकल्स के लिए यूज़ किया जाता है।